नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू। रूबरू में हम आज बात करेंगे उन 2-3 सवालों का जो सत्ता के गलियारे में गूंजता रहता है। क्या बिहार विधानसभा भंग होने वाली है? क्या बिहार में अर्ली इलेक्शन होगा? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने वाले हैं? तो इन सवालों का जवाब तो स्वाभाविक है नीतीश कुमार के पास ही होगा। लेकिन आज हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार और हमारे खास मेहमान जुड़े हैं वो अंदर खाने की खबर रखते हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है सच्चाई, क्या है जो सत्ता के गलियारे में जो सवाल ये उठ रहे हैं लगातार, उसमें कितनी सच्चाई है, और अगर ये अमल में आ गया तो बिहार की सियासत कैसे प्रभावित होगी। तो हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी बिहार में। धन्यवाद सरोज जी। क्या लगता है कि जो बिहार की ये सरकार है उसकी मियाद आप कितनी दिन तक देखते हैं, जो अभी मौजूदा सरकार है बिहार की? देखिए, बिहार की सरकार के बारे में अगर बहुत साफ गोई से कहें तो नरेंद्र मोदी को अकेले दम उनकी भारतीय जनता पार्टी को 272 सीटें नहीं मिलना और बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे चले जाना, ये नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर को 5 साल और लंबा करके चला गया। अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कोई एहसान नहीं कर रही है और न ही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के ऊपर कुछ एहसान कर रहे हैं। कुछ हद तक हो सकता है कि कुछ लोग ये बात कहें कि नीतीश कुमार के बोझ तले नरेंद्र मोदी दबे हुए हैं, सत्ता में है, तो ये बात सही है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए ये बात नहीं कही जा सकती क्योंकि उनके दरवाजे दोनों तरफ खुले हुए हैं। ध्यान रखिए, नरेंद्र मोदी का दरवाजा किसी दूसरी तरफ नहीं खुला हुआ। वहां इंडिया अलायंस के 234 और 8-10 जो दूसरे एमपी हैं, मसलन पप्पू यादव हो गए, कश्मीर के 2 हो गए, पंजाब के हो गए, सांगली महाराष्ट्र के हो गए, ओवैसी साहब हो गए, चंद्रशेखर रावण हो गए, इस तरह के जो 8 या 10 एमपी हैं वो मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हैं और इंडिया अलायंस के पास अभी 245 की मिनिमम संख्या मौजूद है। तो उस परिस्थिति में सरकार बनाने के लिए जब 26-27 सांसदों की जरूरत है इंडिया अलायंस को, तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर उनकी निर्भरता तय है। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार अपनी मांगों को लेकर कैसे भारतीय जनता पार्टी के सामने आगे बढ़ते हैं और जेडीयू में जो हाल में चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को मद्देनजर रख के आप बात करें तो कैसे नीतीश कुमार उसको पुट इन प्लेस कर पाते हैं, मतलब कैसे नीतीश कुमार अपनी मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से तो झुका पाते हैं। ये सवाल बड़ा है कि किस तरह से नीतीश कुमार इस पर आगे बढ़ते हैं। जी, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने जो शर्तें रखी थी आरजेडी के सामने, सब लोग बताते हैं कि विधानसभा भंग करने वाली शर्त थी, क्या वो शर्त जो भाजपा के साथ भी थी वो अगर पूरी नहीं होती है तो नीतीश कुमार कोई अपने हिसाब से कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, राजनीतिक रूप से पाला बदल सकते हैं, तेजस्वी के साथ जा सकते हैं? क्या हो सकता है बिहार की सियासत में? देखिए सरोज जी, एक चीज तो हमें समझनी होगी, विधानसभा भंग होने से फायदा किसे होगा ये बात समझना होगा। और ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि हमारे दर्शक वर्ग में भी, आपके दर्शक वर्ग में भी एक बहुत बड़ी संख्या अलग अलग राजनीतिक दलों के समर्थकों की है या विरोधियों की है। और आमतौर पर 2014 के बाद से देखें तो पूरे देश में, बिहार भी उसमें है, एक बाइनरी खींच गई है कि जनता अब जनता नहीं रह गई है, जनता अब किसी के समर्थक और किसी के विरोधी में तब्दील हो गई है। बहुत बड़ा हिस्सा जनता का। तो उस स्थिति में विधानसभा भंग होने पर आप इस बात पर बहस कर सकते हैं कि राजद की सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी या बरकरार रहेंगी, भाजपा की सीटें घटेंगी, बढ़ेंगी या बरकरार रहेंगी। लेकिन इस बात में तो कोई बहस की गुंजाइश नहीं है कि विधानसभा भंग होकर अगर री इलेक्शन होगा तो जनता दल यूनाइटेड जो अकेले नहीं लड़ेगी, किसी न किसी गठबंधन में ही लड़ेगी, चाहे वो लालू यादव के साथ लड़े, चाहे वो नरेंद्र मोदी के साथ लड़े। तो जनता दल यूनाइटेड की सीटें 43 की संख्या से ऊपर जाएगी, इसमें तो कहीं कोई बहस की गुंजाइश नहीं है क्योंकि 43 सीट वो पार्टी किसी गठबंधन में डिजर्व नहीं करती थी। एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान के तहत, एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से जो चिराग मॉडल लाया गया 2020 चुनाव में, उस चिराग मॉडल का परिणाम था कि जेडीयू 43 पर सिमट गई। अब री इलेक्शन वही पार्टी पहले करवाना चाहेगी, जल्दी कराना चाहेगी असेंबली को भंग करके, जिस पार्टी को अपना फायदा दिख रहा है। ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं दिख रहा है, राष्ट्रीय जनता दल को फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन जेडीयू को तो दिख रहा है। और जेडीयू अब इस स्थिति में है कि केंद्र से अपनी मांग मनवा सकती। जी,
लेकिन अगर वो मांग नहीं मानी जाती है, जिसके संकेत तो दिखते नहीं है, इतने दिन हो गए सरकार बने हुए, कोई सिग्नल नहीं है नीतीश कुमार के पास कि जो मांग वो रख रहे हैं, स्पेशल पैकेज हो, नवी अनुसूची में शामिल करना है बढ़े हुए आरक्षण को, या बिहार की जो मांग, जो बराबर वो कहते हैं कि जो बिहार का बचलका काम है वो कर दीजिएगा, आप सब लोगों ने इसको सुना है, तो वो बचलका काम अगर नहीं होता है तो क्या नीतीश कुमार एक कदम आगे जाके दोस्ती का हाथ तेजस्वी यादव की तरफ, लालू यादव की तरफ बढ़ा सकते हैं? बचल का काम नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार मुचलके पर है, ये समझ लीजिए। अगर बहुत हास्य व्यंग की भाषा में कहें तो दरअसल नीतीश कुमार के बारे में एक चीज ध्यान रखनी जरूरी है, किसी भी गठबंधन से वो पूरी तरह से अलग नहीं होते। जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए थे तो पिछले साल सितंबर की ही बात है, मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम था, राष्ट्रपति की उपस्थिति में, राष्ट्रपति भी उसमें पहुंचे हुए थे। और उस कार्यक्रम में आपने देखा कि भाजपा के नेता जो आगे पहली पंक्ति में बैठे हुए थे, उनकी तरफ इशारा करके नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि अरे आपसे हमारा संबंध कभी खत्म थोड़े ना होना। तो इशारा वहीं पर था। ठीक वैसे ही आप देखिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनके संबंध कैसे हैं, वो तो चुनावी नतीजे के बाद जब नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे थे तो फ्लाइट में उनके पीछे बैठे कौन हुए थे? तेजस्वी यादव थे, जो बाद में फोटो आई कि वो बगल में आकर बैठ गए। तो संबंध उनके कहीं दोनों तरफ खत्म नहीं होते। राजनीतिक मजबूरियां हैं, पॉलिटिकल कंपल्सन है, और कुछ हद तक कहे तो लालू यादव की व्यक्तिगत हड़बड़ाहट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाती है इस पूरे गठबंधन को, नीतीश कुमार को उस गठबंधन के साथ करने। राष्ट्रीय जनता दल का एक वर्क कल्चर है, बीजेपी का एक वर्क कल्चर। बीजेपी के वर्क कल्चर में एक बात है कि बीजेपी झटका एक बार में सीधे दे देती। जैसे आपने देखा उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी गई, आपने देखा चौटाला परिवार को तोड़ दिया गया, आपने देखा कि 2016 में मुलायम सिंह यादव के परिवार को भी तोड़ दिया गया था। शिवपाल सिंह यादव कैसे अलग हुए, चुनाव के ठीक पहले कितना बड़ा बवाल हुआ। जनता दल यूनाइटेड में हो नहीं पाता, और इसलिए नहीं हो पाता है कि यहाँ नीतीश कुमार के सिवा कोई दूसरा पैरेलल चेहरा नहीं है जिसे तोड़ करके वोट बैंक में सेब लगा दी जाए। हाँ, कवायद हुई है, कभी सम्राट चौधरी भी हुआ करते थे समता पार्टी के जमाने से, आप देखें तो आरसीपी सिंह हुआ करते थे इसी पार्टी में, उपेंद्र कुशवाहा भी हुआ करते थे। तो अलग अलग समय पे अलग अलग मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो सक्सेसफुल मॉड्यूल नहीं था, वो एकनाथ शिंदे मॉडल नहीं था, वो फॉर्मूला यहाँ नहीं चला। यहाँ अब बिहार की मानसिकता और महाराष्ट्र की मानसिकता को अगर आप देखें या दूसरे राज्यों की, तो देखिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बिहार में लोगों को पावर ग्रैबिंग की जो लालसा है वो ज्यादा है। आईआईटी करके बच्चा आए, एमबीबीएस करके आए, कुछ भी करके आए, आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ के आए, सबसे पहले वो रुख क्या करता है और गार्जियन उसके क्या कोशिश करते हैं, इसको यूपीएससी की तैयारी कराकर आईएएस बनाने की कोशिश, क्योंकि पावर ग्रैबिंग हमारे डीएनए में है। तो यहाँ पर विधायकों को आप चाहें कि आप विधायकी से इस्तीफा दे दो और सरकार गिरवा दो और हम रिहेबिलिटेट कर देंगे, तो वो पावर ग्रैबिंग एक ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से जो स्टूडेंट करता है, और एक पॉलिटिकल पावर ग्रैबिंग जहां बिहार में आपने देखा होगा कि होटल बेच करके भी लोग लोकसभा चुनाव जीतते हैं, करोड़ों का होटल बेच करके। ये स्थिति जो बिहार की है उसमें बीजेपी का वो मॉड्यूल सक्सेसफुल नहीं हो पाता। कोशिश बीजेपी ने की और अब कोशिश करने पर विराम लग गया, क्योंकि अब इधर कोशिश होगी तो नरेंद्र मोदी की सरकार को भी खतरा हो जाएगा, नीतीश कुमार अलग हो जाएगा। जो बात आपने कही कि अब क्या दिखता है, तो उसका सीधा साधा लॉजिक कम से कम अभी जो नजर आ रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि एक एजम्पशन है, इसको एजम्पशन से आगे, इसको एक अनुमान से आगे देखने की जरूरत नहीं। बिहार में संजय झा को जो नीतीश कुमार लाए, दरअसल संजय झा को दिल्ली में बिठाकर ये संदेश दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी को आप बता दीजिए कि हमारी मांग, जो सबसे पहली मांग है जिस पर तेजस्वी यादव अगस्त के महीने से एग्रेसिव होकर बिहार में निकलने वाले, 9th शेड्यूल में आरक्षण को डाले जाने की, जो बढ़ा हुआ आरक्षण जिसे हाईकोर्ट ने क्वेश्च किया, वो 9th शेड्यूल में नहीं डाला गया तो फिर हमारे राजनीतिक रास्ते जुदा हो सकते हैं। अब 9th शेड्यूल में बीजेपी डाले या 9th शेड्यूल में डालने का वादा करे कि बिहार विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद हम डाल देंगे और बिहार विधानसभा चुनाव कराने पर हामी भरे, ये हो गया तो ठीक है। बीजेपी ने हामी नहीं भरी तो दूसरी तरफ तो दरवाजा खुला हुआ।
अब दूसरी तरफ क्या तेजस्वी यादव अर्ली इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे, ये बड़ा सवाल। और बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी लंबे समय से सत्ता के शीर्ष पर नहीं रही। एक आध बार नीतीश कुमार ने सत्ता का स्वाद चखा दिया ताकि आरजेडी की फाइनेंशियल पाइपलाइन भी चलती रहे। पार्टी चलाना आज के अर्थ युग में आपको पता है कि कितना बड़ा अफेयर है। लालू यादव के हाथ से जब बिहार की सत्ता छूटी, उसके 3 साल बाद रेलवे छूटा, तो आरजेडी एक पार्टी के तौर पर फाइनेंशियली कैसे सस्टेन की जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है किसी भी पार्टी के सामने आज के जमाने में। ये कोई नेता बोलता नहीं है, लेकिन वास्तविकता यही। नीतीश कुमार के साथ रहने में मंत्रालय बड़े बड़े होते हैं, स्वास्थ्य होता है, पीडब्ल्यूडी होता है, मतलब जिसको कमाऊ मंत्रालय कहते हैं, तो कम से कम राजद की फाइनेंशियल पाइपलाइन तो चलती रहती है। फाइनेंशियल पाइपलाइन कमजोर होने का नतीजा क्या होता है, आप देखिए। लालू यादव के हाथ से सत्ता छूटी, कई जो यादव डोमिनेटेड जिले हैं वहां यादवों के नेता पैदा हो गए। कहीं पप्पू यादव ताकतवर होकर सामने आ गए, कहीं विजेंद्र यादव हो गए, कहीं कौशल यादव और राजबल्लभ यादव। लालू यादव की अपील से ज्यादा बड़ी अपील उनके जिले में हो जाती है, जिसका नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को होता है। शाहबाद का बेल्ट आप देख लीजिए, सुरेंद्र यादव को देख, सुरेंद्र यादव तो आरजेडी के फोल्ड में ही है, लेकिन शाहबाद का बेल्ट पिछले चुनाव में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की राजनीतिक मजबूरी का फायदा उठाते हुए सोन नदी के दोनों तरफ जिस प्रकार से माले ने अपनी पकड़ यादव वोटरों में बनाई है, अंततः जनाधार किसका टूटा है? जनाधार लालू यादव का टूटा है। तो लालू यादव को यह चीज समझ में आ रहा है कि लंबे समय तक सत्ता में बाहर रहने से बेहतर है कि 5 साल और तेजस्वी नीतीश कुमार को दे दी जाए। ये एक व्यवहारिक मुद्दा होता है, राजनीति हमेशा व्यवहारिक मुद्दे पर चलती है। अभिषेक जी, आपकी पत्रकारिता की खासियत है कि आप आगे तक की देख लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि लालू प्रसाद के लिए ये आखिरी मौका है अपने बेटे की ताजपोशी के लिए? अगर 25 में वो ताजपोशी नहीं करा पाए तो फिर उनकी उम्मीद कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, आपको क्या लगता है? देखिए, अब आगे तक देखने की आपने बात की, तो आगे का तो कोई नहीं बता सकता। हम और आप कोई भविष्यवक्ता नहीं, पहली बात। लेकिन लालू यादव को बखूबी पता है कि अगर एक बार बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली तो तेजस्वी यादव के लिए भविष्य में मुख्यमंत्री बनना लगभग नामुमकिन हो जाए। बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने का क्या असर होगा? बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने का असर ये होगा, स्वाभाविक है, भाजपा मुख्यमंत्री बनाएगी तो पिछड़े वर्ग से ही बनाएगी या अति पिछड़े वर्ग से बनाएगी। भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा तो फिर बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय, सवर्ण समुदाय, दलित समुदाय ये कांग्रेस के फोल्ड में जमा होना शुरू हो जाएगा। तो लालू यादव की राजनीति तभी तक जिंदा है जब बीच में नीतीश कुमार एक प्लेयर है, एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर नीतीश कुमार की मौजूदगी है। नीतीश कुमार की राजनीतिक अहमियत क्या है? जो एंटी आरजेडी वोट है, उस एंटी आरजेडी वोट को एक तरफा बीजेपी के पाले में नहीं जाने देकर नीतीश कुमार बीच में एक सर्टेन वोट बैंक के मालिक बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को ही तो खत्म किया गया पहले, ताकि दलितों को, कांसीराम की जो दलित चेतना थी उससे बाहर निकालकर 5 किलो राशन वाली लाभार्थी चेतना में तब्दील किया जा सके। तो वहां तो कहा जाता है कि केस मुकदमे का डर दिखाया जाता है, आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले का डर दिखाया जाता है। नीतीश कुमार को इस तरह का डर दिखा नहीं सकते। सृजन की फाइल खोलेंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर फंसेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर कौन होंगे? तो कभी सुशील मोदी होंगे तो कभी अब्दुल बारी सिद्दीकी होंगे। वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास था ना। लालू यादव फॉर्डर स्कैम में फंसे तो बतौर मुख्यमंत्री नहीं फंसे ना, वित्त मंत्री थे वो बिहार के। तो नीतीश कुमार बहुत ही बिहार की राजनीति में, मेरे आज की तारीख में आप कहें तो नीतीश कुमार से ज्यादा समझदार और बुद्धिमान पॉलिटिशियन आपको नहीं दिखेगा। एक छोटे जनाधार के साथ कोई व्यक्ति 20 साल से मुख्यमंत्री है तो आप उसको यूं ही इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ तो खासियत है। जी जी जी, बहुत सारी खासियतें हैं नीतीश कुमार की। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक कुमार जी। साफ कर रहे हैं, बिना लाग लपेट के बोलते हैं कि जो चीज़ें हैं, जो सवाल है बिहार के सियासत में, वो मौजूद सवाल है, और जिस तरह की परिस्थितियां बनेगी उस पर नीतीश कुमार जैसे धुरंधर खिलाड़ी, राजनीति के माहिर खिलाड़ी अपने पासे फेंकेंगे, इसमें वो देर नहीं करेंगे। तो इंतज़ार है सही वक्त का
कि नीतीश कुमार अपने पास से कब फेंकते हैं और बिहार की सियासत में एक बड़ा परिवर्तन कब होता है। अभिषेक जी, आप हमारे से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार थे। साफ साफ उन्होंने कह दिया कि बिहार के सियासत में आगे क्या होने वाला है, क्या संभावना है, तेजस्वी यादव की क्या संभावना है, नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं और भाजपा के लिए कुछ उम्मीद बची है या नहीं बची है। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम रूबरू। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।